लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि केजरीवाल इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उनका व्यवहार ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने जेल जाने से डरे हुए हैं, दबे हुए हैं। निराशा उनकी पार्टी में भी है, डर उनकी पार्टी में भी है। तो कहीं ना कहीं वो जो दबाव है वो मैं देख रही हूँ। इवन के कैंडिडेट्स में भी जो दबाव है, कह रहे हैं, हाँ चुनौती दे रहे हैं ये और वो सब, जो बॉडी लैंग्वेज, पर जो बॉडी लैंग्वेज में, जैसे प्रमोद जी ने बोला कि बॉडी लैंग्वेज में वैसा नहीं है भाई, हम आएंगे तो हम तुम्हें मार देंगे जैसे पहले बोलते थे। इस समय जो स्थिति है, मुझे पहली बार बीजेपी का 1998 के बाद दिल्ली में वनवास खत्म होता दिख रहा है। दिल्ली में अब की सत्ता परिवर्तन होगा। जो लोग ग्राउंड पे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको साफ साफ दिख रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है। वो ये सुनने को तैयार नहीं है कि इन्होंने नहीं करने दिया जी, उन्होंने नहीं करने दिया जी। वो कहते हैं भाई ऐसा नहीं चलेगा। शीला दीक्षित भी लोगों, अच्छा सोशल मीडिया के जमाने में आप लोगों को बहुत देर तक मूर्ख नहीं बना सकते। शीला जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और मुझे याद है मैं शीला जी से मिलने गया था तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आडवाणी जी मेरी बात तो 2 मिनट में सुनते थे, मुझे उनसे काम कराने में ज्यादा आसानी होती थी बनिस्बत कांग्रेस के गृह मंत्रियों से। 13 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने बवाल काटा हुआ था, बीजेपी थोड़ा बहुत शोर मचा रही थी, पर शीला दीक्षित को कमजोर बाहर की पार्टी ने किया और अंदर की पार्टी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस ने भी किया। चलिए, बहुत बहुत बड़ी कांग्रेस ने भी कमजोर किया। उनकी तबीयत खराब थी, बहुत सारे वो थे। मतलब शीला दीक्षित 3 बार वो रही, बड़ी मजबूत रही। आप एक बूढ़ी महिला पर बहुत दिनों तक कंधे पर चला नहीं सकते जब तक अगर आप खुद सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रही हूँ, कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। तो आप जैसे लोगों को निराशा होगी, मैं आपसे जानना और समझना इसलिए चाहता हूं क्योंकि ये बड़ा सवाल है लोगों के मन में। क्योंकि या तो इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल हारेंगे या अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल दोबारा आते हैं तो हमें तो निराशा होगी, क्योंकि जो दिल्ली का हाल इस समय हो रखा है वो किसी भी देश की राजधानी को आप देख लें। हमने अपनी दुनिया बहुत देश में, मैं भी गया हूँ, आप मेरे से ज्यादा गए हैं, उनकी राजधानी देखिए, अपनी राजधानी को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप बहुत प्यार देते हैं, आप बहुत सम्मान देते हैं, आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते हैं। लेकिन जिन 2 लोगों की बातों को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, खास तौर पर दिल्ली की राजनीति में, वो 2 लोग मेरे पुराने सहयोगी हैं, मेरे पुराने साथी हैं। 1993 से हमने दिल्ली की सड़कों पर, डिफरेंट जगहों पर, अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे साथ काम भी किया है। अपर्णा मेरे साथ आज तक की मेट्रो एडिटर रही, कई सारे अखबारों में रही, स्टार न्यूज की मेट्रो एडिटर रही। प्रमोद सिंह जी कई सारे अखबारों और इंस्टीट्यूशन से गुजरते हुए 93 से लेकर आज तक जो है, उन्होंने क्राइम की रिपोर्टिंग की, उन्होंने राजनीति पर रिपोर्टिंग की, उन्होंने भारतीय राजनीति को समझा। और एक ऐसा शख्स जिसने 2 घंटे पहले बता दिया था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, भजन लाल शर्मा का नाम करके। याद होगा ना राहुल भाई आपको? याद है, याद है, याद है, ट्वीट बड़ा देखिए मैं वायरल हुआ था। कितनी नजर और कितनी खबर रखता हूँ। मैं सबकी खबर देता भी हूँ और सबकी खबर लेता भी हूँ। तो सबसे पहले जी प्रमोद जी। जी आपसे शुरू करता हूँ। क्या ये चुनाव एक डिसिसिव मैंडेट देगा, चाहे वो किस भी तरफ जाए, और आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए? देखिए दीपक भाई, नमस्कार आपको, आपने मुझे बुलाया, और अपर्णा को नमस्कार। जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है 2025 का, इसको कोई एक यूटी की असेंबली का चुनाव न समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात हो रही थी कि खड़ा हो रहा है, वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लोगों ने अपने आंखों के सामने धूल धूसरित होते हुए देखा है। और अरविंद केजरीवाल जो उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले थे, जो अन्ना के आंदोलन से, वो एकदम बदले बदले नजर आ रहे। अब की जो चुनाव है, केजरीवाल जो चाह रहे थे कि वो अपनी शर्तों पे लड़ेंगे, दिल्ली का चुनाव उनकी शर्तों पे नहीं लड़ रहा है, वो लड़ा जा रहा है। दिल्ली का चुनाव अब दिल्ली के मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। हालांकि उन्होंने इसको नेशनल वीक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको बाद में लग गया कि ट्रैक्शन नहीं मिला, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पे हमला छोड़ के वो अमित शाह पे हमला करने लगे हैं। रोज उनको गुंडा बताना, इनके गुंडे आ रहे हैं, उनके गुंडे आ रहे हैं, हमारे लोगों को नहीं करने दे रहे हैं। इस समय जो स्थिति है, मुझे पहली बार बीजेपी का 1998 के बाद दिल्ली में वनवास खत्म होता दिख रहा है। दिल्ली में अब की सत्ता परिवर्तन होगा। जो लोग ग्राउंड पे हैं,
जो लोग देख रहे हैं उनको साफ साफ दिख रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है। वो ये सुनने को तैयार नहीं कि इन्होंने नहीं करने दिया जी, उन्होंने नहीं करने दिया जी। वो कहते हैं भाई ऐसा नहीं चलेगा। शीला दीक्षित भी लोगों, अच्छा सोशल मीडिया के जमाने में आप लोगों को बहुत देर तक मूर्ख नहीं बना सकते। शीला जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल। और मुझे याद है मैं शीला जी से मिलने गया था तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आडवाणी जी मेरी बात तो 2 मिनट में सुनते थे, मुझे उनसे काम कराने में ज्यादा आसानी होती थी बनिस्बत कांग्रेस के गृह मंत्रियों से। उस समय सोचिए वो राजनीति तो अब दूसरी थी। अभी केजरीवाल जी सब चूंकि आत्ममुग्धता के शिकार है, एकदम आत्मकेंद्रित राजनीति करते हैं। खाली 200 यूनिट बिजली और पानी पे आप राजनीति नहीं कर सकते, उसमें भी सच्चाई लोगों को बता रही है। तो 5 तारीख को जो चुनाव है ये देश की आने वाली दशा 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 और दिशा तो निर्धारित करेगा ही। और एक जो गठबंधन बना था, जो लोग कुछ लोग इंडिया बोलते हैं, मैं तो इंडिया नहीं बोलता क्योंकि इंडिया अलायंस है वो, उसकी भी दशा और दुर्दशा दोनों लोगों को देख, सबको हम लोगों को देखना। मैं एक बात अब आपसे समझना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल अगर फिर से आ जाते हैं तो आप जैसे लोगों को निराशा होगी? मैं आपसे जानना और समझना इसलिए चाहता हूं क्योंकि ये बड़ा सवाल है लोगों के मन में, क्योंकि या तो इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल हारेंगे या अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए अगर अरविंद केजरीवाल दोबारा आते हैं तो हमें तो निराशा होगी, क्योंकि जो दिल्ली का हाल इस समय हो रखा है वो किसी भी देश की राजधानी को आप देख लें, हमने अपनी दुनिया बहुत देश में, मैं भी गया हूं, आप मेरे से ज्यादा गए हैं, उनकी राजधानी देखिए, अपनी राजधानी को देखिए, झगड़ा होता है, नालियों की सफाई नहीं होती, बड़ी ड्रेन पीडब्ल्यूडी के पास होती थी और छोटी ड्रेन एमसीडी के पास थी, कहते थे एमसीडी नहीं साफ कर रही है। अब एमसीडी इन्हीं के पास है तो पीडब्ल्यूडी कुछ नहीं करती। अब नाला जब जाम होता है तो हमने, जैसे हम बता रहे हैं कि अब आपने सबने पढ़ा होगा राजेंद्र नगर में 3 बच्चे जो कोचिंग में डूब के मर गए थे, पानी आ गया था, नाली का पानी जा नहीं रहा था। अब की जब केजरीवाल जी का ये जो चुनाव है उनके लिए डू और डाई है। केजरीवाल जी अगर ये चुनाव हारते हैं, जिसकी पूरी संभावना दिख रही है मुझे, वो उनका ये राजनीतिक, मैं कह रहा हूं राजनीति के पटल से भारत से वो अस्त हो जाएंगे, उनको उठना मुश्किल हो जाएगा। मैं इस इसलिए पर केजरीवाल आपसे डिफर करूंगा, क्योंकि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो है, वो हार भी जाते हैं तो अपनी पार्टी के संयोजक तो वो बने रहेंगे। इंडिया देखिए गठबंधन में लेकिन खुराफात की पंजाब में राजनीति या देश की उनका, राजनीति में खुराफात की राजनीति वो करते रहेंगे। क्योंकि अगर वो खुद चुनाव हार जाते हैं, ममता बनर्जी की स्थिति डिफरेंट थी कि ममता बनर्जी की पार्टी को 200 के आसपास सीटें मिली, हालांकि अपना नंदीग्राम से चुनाव हार वो गई। बहुत बड़ा राज्य है, उसको आप दिल्ली से नहीं कंपेयर कर सकते। केजरीवाल नहीं दिल्ली का अपनी सीट हार जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं, तो उनका जो ऑरा है, जो दबदबा अपनी पार्टी पे कम होगा, और आप देखिएगा भगवंत मान इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। चलिए आगे की बात करेंगे, इसमें हम आगे जाएंगे, लेकिन अपर्णा आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि आपने भी 93 से लगातार चुनाव जीते हैं। मेरा ये मानना है कि इस बार अरविंद केजरीवाल सबसे कमजोर विकेट पर हैं, लेकिन फिर भी उनके पास एक 30 से 35% का सॉलिड वोट बैंक दिल्ली के अंदर है। अब वो आगे अपना कितना वोट बैंक कम करते हैं और बीजेपी का कितना बढ़ता है, इसके आधार पर पूरा चुनाव डिसाइड होगा। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए मैं मतलब एक आम उसके उसमें देखूं और हमारे आसपास में जितने लोग हैं उसके हिसाब से बात करूं तो आज की तारीख में भी हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, जो उस स्तर पर हैं, वो झाड़ू को वोट देना चाहते हैं। दुखी हैं, दुखी हैं, क्योंकि दुखी तो हर आदमी है। वाकई जैसे प्रमोद जी ने बोला, सीवर आपका बंद है, सबसे बड़ी समस्या। हाँ, बिजली पानी की उतनी समस्या नहीं जितना सीवर की समस्या होती है। सड़कें आपकी बन नहीं रही हैं और कोई पूछ नहीं रहा है, मतलब आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हर बार क्वेश्चन करो तो वो मामला वहां चला जाता है, लेकिन समाधान नहीं दिख रहा दिल्ली को। तो दुखी तो है, लेकिन तब भी जो एक निचला वर्ग है वो अभी भी कहीं ना कहीं झाड़ू को वोट देना चाह रहा है। भाई उनके लिए अरविंद केजरीवाल अभी भी बहुत सारी चीजें मुफ्त दे रहे हैं, तो वो मुफ्त की राजनीति में वो लोग फंसे हुए हैं। अगर बीजेपी का जो मुफ्त है, और इस बार तीनों पार्टियों ने अपना मुफ्त ज्यादा बढ़ाया हुआ है कि भाई किसी ने कहा मैं 1800 दूंगा कि हाँ सब मुफ्त है, माले मुफ्त दिले मेरा, हम 25 बोला माले मुफ्त दिले मेरा, सब मुफ्त है, ले लो, जितना लेना ले लो, ले लो ले जाओ। हाँ, तो अगर वो उसी में कहीं ना कहीं वो जीत निकले, क्योंकि वो लालच है लोगों को। हाँ, और सब लोग अलग अलग पार्टी के हिसाब से अपना वो कर रहे हैं, ओटीपी और ये सब वाला खेला चल रहा है, स्कैम भी चल रहा है। तो उसमें अगर वो थोड़ा भी जीते तो केजरीवाल, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि केजरीवाल इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उनका व्यवहार ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने जेल जाने से डरे हुए हैं, दबे हुए हैं।
निराशा उनकी पार्टी में भी है, डर उनकी पार्टी में भी है। तो कहीं ना कहीं वो जो दबाव है वो मैं देख रही हूँ। इवन द कैंडिडेट्स में भी जो दबाव है, कह रहे हैं, हाँ चुनौती दे रहे हैं ये और वो सब, जो बॉडी लैंग्वेज, पर जो बॉडी लैंग्वेज में, जैसे प्रमोद जी ने बोला कि बॉडी लैंग्वेज में वैसा नहीं है भाई, हम आएंगे तो हम तुम्हें मार देंगे जैसे पहले बोलते थे, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, वो डर दिख रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज में और उनके कार्यकर्ताओं में और उनके सारे कैंडिडेट्स में, कहीं कम कहीं ज्यादा, पर कहीं ना कहीं जैसे ही उनसे पूछो, हमारे उसमें जब कैंडिडेट्स घूम रहे थे, हमारे उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं आया। मुझे एक्चुअली, मैं जनकपुरी में रहती, मुझे ये भी नहीं पता कि कांग्रेस का कैंडिडेट है कौन, गूगल सर्च करो तो पता चलता है। तो कहीं पर्चा नहीं, थोड़े कहीं दिन कुछ बाद नहीं। कांग्रेस के बारे में भी शायद गूगल सर्च करना पड़े, अपर्णा ये भी सर्च करेगी कोई थी, एक थी कांग्रेस, ऐसा भी हो सकता है। यार खैर हम वो उसमें मतलब बाद में जाएंगे, 100 वो सीटें मेरे लिए जीतने। निराशाजनक बात होगी, क्योंकि मैंने शीला हाँ, दीक्षित का वो मेरे लिए सफर भी देखा हुआ निराशाजनक, है। मेरे लिए भी हाँ, निराशाजनक, क्योंकि हमने उनके तो प्रदर्शन और उनकी पार्टी और बाकी अगला सवाल मेरा शीला दीक्षित से रिलेटेड होगा। मैं भी ये चाहता हूं कि भारत का लोकतंत्र मजबूत रहे और कोई भी पार्टी कमजोर ना रहे, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी थी शीला दीक्षित जी के जो लीगेसी को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने खो दी है इस चुनाव में? अपर्णा, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, 2013 में जब चुनाव आ रहे थे तब कहीं ना कहीं कांग्रेस के उसमें भी ये बात आ रही थी अंदर, इंटरनल, कि अगर शीला दीक्षित चौथी बार चुनाव जीतती तो उनको लग रहा था कि ये फिर पीएम कैंडिडेट हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर खुलम खुला बात होती थी कि वो पीएम कैंडिडेट हो सकती है। 13 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने बवाल काटा हुआ था, बीजेपी थोड़ा बहुत शोर मचा रही थी, पर शीला दीक्षित को कमजोर बाहर की पार्टी ने किया और अंदर की पार्टी, इंटरनल मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो कांग्रेस ने भी थे, किया। चलिए, बहुत बहुत बड़ी कांग्रेस सवाल, ने भी क्योंकि कमजोर किया। जी जी उनकी तबीयत खराब थी, बहुत सारे वो थे, मतलब शीला दीक्षित 3 बार वो रही, बड़ी मजबूत रही। आप एक बूढ़ी महिला पर बहुत दिनों तक कंधे पर चला नहीं सकते जब तक अगर आप खुद सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रही हूँ कि वो कांग्रेस से सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी ने शोर मचाया, लेकिन बीजेपी शीला दीक्षित के आगे बहुत ज्यादा नहीं करती थी उस समय भी, बीजेपी को बहुत ज्यादा नहीं। आपका जो पूरा तमाशा था, वो जो उन्माद था, वो आपका उन्माद था जो पार्टी में बदला, और जिसमें आज ये भगवंत मान कह रहे हैं कि हम चौथी बार आएंगे, देख लीजिएगा, पर संभव नहीं लग रहा मुझे। लेकिन तब भी अंडर करंट में कहीं ना कहीं झाड़ू 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 सुनाई दे रहा है। मतलब ठीक उनका है। एक वोट बैंक है जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं तो ये मान के ही चल हम्म। रहा हूं कि 35% तो कम से कम आपको मिल रहे हैं। अगर वो इससे नीचे जाती है तो फिर तो वो 10 से 12 15 सीटों वाली पार्टी रह जाएगी। लेकिन हाँ, मैं अब आता हूं शीला दीक्षित पर। एक नया चीज जो है प्रमोद भाई, जो मैंने इन चुनाव के अंदर सुना, जो बीजेपी भी नैरेटिव बना रही है और लोगों के मन में बैक ऑफ द माइंड कहीं ये दिमाग में है कि शीला दीक्षित ने भी 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, है ना? शीला दीक्षित उस जी जी वक्त मुख्यमंत्री थी। ये हमेशा कहते हैं 2015 से 20 तक यही कहा, मोदी ने काम नहीं करने दिया। 2020 से 25 तक यही कहा, मतलब 2000 पहले 15 से 20 तक ये कहा, 20 से 25 तक ये कहा, अब फिर ये कह रहे हैं कि इसी आधार पर हमको मौका दो। क्या ये टकराव की राजनीति बंद हो, ये भी चाहती है दिल्ली की जनता? प्रमोद जी, पहला आपका कमेंट, फिर मैं शीला जी के पर्सपेक्टिव में स्पेसिफिक सवाल अपन आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप उनके सबसे नजदीकी लोगों में से एक थी। आप इस चीज को कैसे देखते हैं जो टकरार की राजनीति दिल्ली में शुरू हुई, कि टकराव हो जाए केंद्र और सेंटर के बीच, कोई बीच का रास्ता ही ना निकले? जबकि केजरीवाल को भी पता था कि अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो ये आधा स्टेट है, इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। देखिए, ऐसा है, शीला जी जब मुख्यमंत्री थी, मुझे याद है रघुनाथन साहब उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, बाद में चीफ सेक्रेटरी हुए। वीके कपूर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, आडवाणी जी के वो काफी नजदीकी थे। जी जी, मैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जानता जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे वो शीला जी लगाती थी। शीला जी प्रपोजल लेके जाती थी, वीके कपूर उस पे सिग्नेचर करते थे। सर्विसेज भले उनके पास थी, लेकिन ऑफिसर शीला जी के लगते थे। और इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, केजरीवाल ये चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन चूंकि एक कॉन्फ्रंटेशन वाली ब्रांड वाली पॉलिटिक्स से आए थे, दोनों अपना वो सिंघम वाला जो रोल है, या एक जो वो आपने देखा होगा अनिल कपूर की फिल्म आई थी जिसमें वो एक दिन का मुख्यमंत्री बन जाता, अमरीश पुरी नायक। वाली, उस फिल्म का नायक, वो नायक वाली छवि में आ अरविंद गया कि केजरीवाल मैं उस तो यूं कैरेक्टर से बहुत मारूंगा। प्रभावित है। उन्होंने कई हाँ, वो बार अभी व्यक्तिगत तक, बातचीत में मुझसे नायक के अनिल कपूर के बारे में बात की। हाँ, वैसे अभी वैसे तक मैं बाहर नहीं अपने निकल पाए। उन्होंने सहयोग लगा भी कि बता वो दूं कि ये फिल्म जैसे मैंने कि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ देखी थी, नायक।
और कहाँ देखी थी? वही बात सिल्वर है। ऑडिटोरियम में उसकी हाँ स्पेशल स्क्रीनिंग की। आपने याद दिला दी तो हाँ, मुझे याद आ गई। तो शीला जी ने उसी व्यवस्था में, उसी जीएन, जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी एक्ट जो 1993 में आया था, ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस रूल जो टीबीआर आया था, उसी के चलते दिल्ली में 74 फ्लाईओवर बनाए, 150 से ज्यादा बनाए, वो अंडरपास, धौला कुआं की और एम्स की आपको क्रॉसिंग का पूरा जो नक्शा है वो बदल दिया था। 2010 में बहुत बढ़िया हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुई। 2010 में हमारे पास लो फ्लोर बसेज आई थी। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो शीला दीक्षित ने काम किया था लोगों को दिखता था, उन्होंने राजनीति का, हमारे देश की राजधानी का लैंडस्केप चेंज कर दिया था। केजरीवाल आए, उन्होंने, केजरीवाल ने शीला दीक्षित को भ्रष्ट साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी जो पूछ रहे थे कांग्रेस के नेतृत्व को, जैसे अपर्णा बोल रही थी, उनको डर था कि शीला जी आ जाएंगी तो प्रधानमंत्री की दावेदार हो जाएंगी। कांग्रेस के नेतृत्व ने शीला दीक्षित का कोई बचाव नहीं किया, उनके ऊपर जो हमले हो रहे थे उनको होने दिया। बिकॉज जो उधर के अंतःपुर के मेंबर थे वो चाहते थे कि बाहर हो जाए, ताकि कल को प्रधानमंत्री बनने की बात आए तो हम में से कोई एक बन जाए। शीला जी की इमेज को, जो अभी आप संदीप दीक्षित को देखते हो, उनको दुख होता है। शीला जी ने बहुत काम किया था। बीजेपी फिर भी एक अच्छी अपोजिशन थी, 20-23 सीट आती थी। 2008 में भी लगा था कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन शीला जी फिर जीत गई और ठीक ठाक जीती। 40 से ज्यादा सीट आई थी, बीजेपी को भी ठीक 23 सीटें थी। विजय कुमार मल्होत्रा लीडर अपोजिशन थे। उसके बाद जब केजरीवाल का उदय हुआ अन्ना के आंदोलन के बाद, तो जो पहला 2013 का चुनाव हुआ, बीजेपी को 32 सीट मिली थी, केजरीवाल को 8, कांग्रेस को 8, केजरीवाल को 28, कांग्रेस को 8 मिली थी। तो वो कांग्रेस ने केजरीवाल को खड़ा किया, आपने उनकी सरकार बना दी, उन 4 दिन में सरकार बना के निकल गए और आपकी जड़ में मट्ठा डालते गए। अब जो राहुल गांधी बोल रहे हैं 10 साल बाद, पानी बहुत बह गया है जमुना जी में। और राहुल गांधी से गलती क्या हुई, मैं थोड़ा डेविएट कर गया। जब अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज से 15 दिन पहले, जो 20 दिन पहले जो बिल्डअप हो रहा था, ये आया कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के लोगों के दबाव में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करी। कांग्रेस के प्रचार का टोटल स्टिंग खत्म हो गया। अभी चाहे जितना उछल कूद मचा रहे हैं, कांग्रेस कुछ जगह है, जैसा कि अब राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं, अगर बीजेपी कांग्रेस 10-12% वोट ले गई तो फिर तो आम आदमी पार्टी का बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी अब का ही वोट खाएगी, जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का स्पेस ले चुकी है। अब शीला दीक्षित, कांग्रेस के पास हालांकि दिखाने के लिए बहुत कुछ था कि हमारा शीला दीक्षित का मॉडल देख लीजिए केजरीवाल। शीला जी ने 18 अस्पताल भी बनाए थे दिल्ली में। उसके बाद से कौन से अस्पताल बने हैं आप केजरीवाल जी से पूछिए, वर्ल्ड लेवल की हेल्थ सुविधा बताते हैं, कहाँ पे है बताइए ना। कौन सा आपने, मोहल्ला क्लिनिक बनाने से कुछ नहीं होता। मोहल्ला क्लिनिक से ज्यादा फायदा उस समय पॉली क्लिनिक में था, अपर्णा जानती है। जो दिल्ली सरकार का पॉली पॉली क्लिनिक चलता था, उसमें एक्सरे फैसिलिटी भी थी, उसमें गायनी फैसिलिटी भी थी। मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ पैरासीटामॉल मिलती। अब जाके देख लीजिए। ठीक है अपर्णा, अब ये टकराव की राजनीति, क्या ये भी मुद्दा बनेगा दिल्ली के चुनाव में इस बार? खासतौर पर जो पढ़ा लिखा संभ्रांत और मिडिल क्लास वर्ग है, ये टकराव की, अनावश्यक टकराव की राजनीति बंद होना चाहिए, विरोधी होना अलग बात। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि शीला दीक्षित जब आई थी तब आके वो मल्टीपल गवर्नेंस पे दुखी भी हुई थी, काफी दुखी रहती थी, क्योंकि बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता था, बहुत सारे लोगों से वो करना पड़ता था। लेकिन वो एक सफल कैंडिडेट थी, वो खूब सारे लोगों से मिलती रहती थी, लड़ाई झगड़ा कम करती थी। कहाँ उन्होंने कभी भी किसी एलजी के बारे में बोला होगा, और या बोला भी होगा तो उनके 1 या 2 बयान होंगे, वरना वो कभी भी, वो एलजी को कभी नहीं बोलती थी कि भाई हमारा काम एकदम बंद हो रहा है, करवा रहे हैं। मतलब जब वो जीत के आई थी और जब वो आडवाणी जी से मिलने गई थी, हम लोग उस समय वहां पे जाके कवरेज कर रहे थे। और आडवाणी जी को कहीं ना कहीं उम्मीद थी, क्योंकि आडवाणी जी ने ये बयान, उस समय मैं आज तक में थी, उन्होंने कहा था कि हमें, मुझे ये लगता था कि इस समय जो मुझसे मिलने आएगा दिल्ली का, वो बीजेपी का आएगा, पर नहीं आ पाया। जो आडवाणी जी ऐसे स्टाइल करके बोलते थे, नहीं आ पाया। हाँ, तो शीला जी को बहुत बहुत वो बधाई। और वो, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं आडवाणी जी, लेकिन वो जो मीटिंग होती थी उन लोगों की, वो लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं दिखता था। बदतमीजी वाली लड़ाई झगड़ा जो शुरू हुआ है, ये केजरीवाल जी के उससे शुरू हुआ है। वरना आपने कभी भी किसी भी नेता को इससे पहले ऐसे हाथ मिलाकर और ये चिल्लाकर, लोग अपने अपने लेवल पे वो करते थे, लेकिन कभी भी इस लेवल की राजनीति नहीं हुई जो यहाँ पर आई। और केजरीवाल जी जब पहली बार आए तब उनको समझ भी आ गया था कि दिल्ली इतनी आसान नहीं है। हाँ, उनको ये समझ आ गया कि दिल्ली में काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और काम करने से ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने में कम मेहनत होगी। तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा वाला वो किया। हाँ, 3 साल, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 15 साल नहीं रहे, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री रहे। चौथी बार अगर वो वाकई आ जाएंगे तो वो भी इतिहास लिखेंगे।
कि भाई इस स्थिति में वो चौथी बार आ गए तो इतिहास तो लिखेंगे। लेकिन देखिए जो निचला वोट है, जो केजरीवाल का जो वोट है, वो अभी भी कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरफ ही है। वही वोट जो है आपका डिफरेंस वो करता है। अगर वो वोट को बीजेपी हिला गई तो फिर वो बीजेपी को आएगा, क्योंकि कांग्रेस तो कुछ नहीं करे। कांग्रेस के लोग, जब राहुल गांधी ने पहली वाला अपना वो किया था, रैली की थी यहाँ पर, तब कांग्रेस ने कहा कि हमारी 10 सीट, मतलब राहुल गांधी की रैली के पूरे तमाशे के बाद उन्होंने कहा हम 10 सीट लेकर आएंगे। तो 10 की उम्मीद तो उन्होंने तब की जब राहुल गांधी की एक रैली हुई। उसके बाद फिर राहुल जी बीमार पड़ गए तो उनकी रैलियां भी कटती चली गई। तो फिर कांग्रेस के जो वो थे, जब हम लोग इसी तरह बात कर रहे हैं या फिर पैनल पे बात करते थे, तो जितने पैनलिस्ट कांग्रेस की तरफ से आते थे, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे वो बड़ा नेता हो, वो सब यही बोलते थे कि देखिए हम 10 सीटें लेकर आएंगे। आज भी कांग्रेस बोलती है हम 10 सीटों के ऊपर नहीं जाती वो, कि हम 10 लेकर आएंगे। हाँ, दावे कुछ भी कर ले, बात शीला जी की कर ले, हाँ बहुत वो कर ले, लेकिन उम्मीद उनकी मैक्सिमम जो उम्मीद है वो ठीक 10 सीट। है, अब मैं दोनों से समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम तीनों ने अन्ना आंदोलन देखा है। 2013 में केजरीवाल जीते, 2015 में जीते, मतलब 13 में मुख्यमंत्री बने, पूरी सीटें नहीं मिली। 2020 में दो दो बार तो बहुत कंफर्टेबल बहुमत के साथ जीते। लेकिन मेरा एक कैलकुलेशन है कि 2020 में जब वो जीत कर आए तीसरी बार, उसके बाद वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। शायद उसी के बाद उन्होंने ये सोचा कि चलिए मैं शीश महल भी बनवा लेता हूं, अब तो मेरे बंगले को भी एक्सेप्ट कर लिया, अब तो मेरी सिक्योरिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया, चलिए मैं पंजाब में भी हाथ आजमा लेता हूँ, यहाँ भी। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि मेरी जगह अब बन चुकी है, इसको कोई हिला नहीं सकता। शायद इसीलिए उन्होंने वो काम किया जिसने उनकी इमेज को एक हद तक डिस्ट्रॉय किया। सबसे पहले प्रमोद भाई आपसे, फिर अपर्णा आपसे, देखिए आपको क्या कारण देखिए लगता है संक्षेप में? दीपक भाई, सवाल बहुत अच्छा किया आपने। केजरीवाल की जो पहले इमेज आई थी कि वो एक मफलर पहने हुए, एक ओवर साइज का शर्ट पहने हुए, और वो ठंड में, वो मुझे याद है जब 26 जनवरी को, 25 जनवरी को दिल्ली का परेड होती है, 26 जनवरी को नहीं होती, एक दिन पहले होती है। उसमें वो अपना वो टोपी लगाए और एक सैंडल पे मोजा पहने हुए आए थे, वैगनार से शपथ लेने गए थे लोग मेट्रो से। उसे लगा था यार वाकई में एक गरीबों की पार्टी आ गई है, गरीबों के साथ चलने वाले लोग आ गए हैं। लेकिन धीरे धीरे केजरीवाल जब सत्ता के रम में रमे, जब दोबारा वो चुनाव हुआ, 67 सीट लेके आए, तब उनको लगा यार अब तो हमको भी आपने जो कहा कि हम झंडा और ये सब बंगला ये सब लेना चाहिए। तो उन्होंने अपना घर बदला, गाड़ियां बदली, और फिर जब 2020 में जीते तब वो अपनी उस इमेज को उन्होंने खत्म कर दिया। आज केजरीवाल, अब वो शीश महल इनको बहुत तंग कर रहा है, केजरीवाल की और पार्टी के लोग कुछ भी कहें, मिडिल क्लास इससे चिढ़ा हुआ है। और अभी जो बजट में 12 लाख जो आया है ना, जो दिया है कि आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आईटी सेल रोज सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार फैला रहे हैं, लेकिन सबको समझ में आ गया कि ये मिडिल क्लास के लिए अभी तक इससे बड़ा कुछ हुआ ही नहीं। सन 15 अगस्त 1947 के बाद वो मिडिल क्लास का वोट केजरीवाल से खिसक गया है। और बीजेपी ने जो इनका जो है लोअर वाला वोट कह रही थी, जो अभी अपर्णा कह रही थी, उस पे डेंट किया है। वाल्मीकि और जो खटीक समाज है, जो नॉर्थ वेस्ट यूपी, यूपी कह रहे हैं, दिल्ली में है, जिसपे पहले एक वो सिंगर थे हमारे, पिछली बार चुनाव जीते की चंदोलिया जीते हैं वो, उस पे बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई है। केजरीवाल अपनी खुद की बनाई हुई उस इमेज से लड़ रहे हैं। जो मफलर मैन था, मफलर मैन से लेके शीश महल में रहने वाला, उनको उस पे दिक्कत आ रही है, और दिस इज वेयर बीजेपी इज हिटिंग हिम हार्ड। अब बताइए अपर्णा, क्यों और क्या सोच के अरविंद केजरीवाल ने, जो उनकी यूनिक सेलिंग पॉइंट था, यूएसपी, मफलर मैन, क्रांति वाली राजनीति, राजनीति को बदल देने वाला रंग लेकर आना, उनका रेनॉल्ड का पेन, उनकी वो चप्पलें, उनकी वेगनार, उनकी खांसी, हालांकि खांसी वापस आ गई है, उनका वो मफलर, उनकी वो टोपी, क्यों बदले? मतलब क्या राजनीति बदलते बदलते खुद बदल गए केजरीवाल? और बदले तो क्यों बदले, ये सवाल भी एक पत्रकार के तौर पर मेरे मन को कौंता है। हमने उस रामलीला मैदान को देखा है बहुत अच्छी तरह, तीनों ने अपनी आंखों से घंटों कवरेज किए। नहीं, जब उस समय चला था ना मूवमेंट का पूरा जोश चला था, तब भी हम लोग क्वेश्चन करते थे केजरीवाल को पत्रकार होने के नाते। लेकिन वो एक एक अलग ही राजनीति थी कि भाई हम जो रंग, जो दिल्ली में उस समय पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था, उसको लगता था कि दलितों ने जो झुग्गी और झोपड़ी ने, इनका तो झाड़ू का प्रति प्रेम बढ़ा उस समय। इनफैक्ट जो मिडिल क्लास था, जो अभी खिसक गया बाद में, हाँ, जो पंजाब और ये क्या कहते हैं पंजाबी बनिया वोट जो दिल्ली के थे, ठीक है, जिनको अरे को
वो भी उस समय हिला था केजरीवाल के पक्ष में, क्योंकि उसको लगने लगा कि हो सकता है बदलाव की राजनीति लेकर आ रहे हो सकता है ये वो वैसे ही कुछ हमारे उससे जुड़े हुए हैं। मुझे याद है कि कितने स्टूडेंट्स के साथ मैं बात करती थी तो वो कहते थे कि नहीं, ईमानदार नेता जो है वो हमारा केजरीवाल है। अब ये ईमानदारी का कॉन्सेप्ट उनको समझ नहीं आया कि क्या होती है ईमानदारी। तो ईमानदार नेता हमारे उसमें कैंपेनिंग ऐसे होती थी, ईमानदार नेता को आप किसी को वोट मत दीजिए, आप ईमानदार नेता को वोट दीजिए। वो दो बच्चे आ जाते थे जो पिछले मतलब कैंपेनिंग बता रही हूँ मैं आपकी 13 और उसके बाद की, कि वो दो बच्चे स्टूडेंट्स बन घूम रहे हैं कि जी ईमानदार जो नेता है आप उनको वोट कीजिए, ईमानदार नहीं, ये ले कट्टर लीजिए। ईमानदार। हाँ मतलब नहीं, हमारे उसमें ईमानदार नेता करके बच्चे आते थे, मतलब बच्चे इन द सेंस नए वोटर्स 18-19 साल के या 20 साल के, कॉलेज के दो दो चार चार बच्चे ऐसे आते थे। और उस समय लेकिन राजनीति का एक जो दूसरा पक्ष जो केजरीवाल ने शुरू किया कि उन्होंने अपने जितने भी पहली दूसरी बार जब उन्होंने शुरू किया तो उनके जितने समर्थक होते थे सबको उन्होंने पेड समर्थक लिया। जो कॉलेज के बच्चे भी आते थे उनको पैसा दिया जाता था, और वो इस बात के वो करते थे कि मैडम हमारी मेहनत को केजरीवाल जी पहचान रहे हैं, हम जो धूप में आ रहे हैं, जो हम चल के आ रहे हैं, तो उसका पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारी मेहनत है, लेकिन सपोर्ट तो हमारा पार्टी को है। आपके सड़क के किनारे वाला बच्चा भी जो बैठ के आपको वो देता था, सब पेड होते थे। वो जो पेड वाला वो हुआ, वो धीरे धीरे जिसने रंग लाया, ठीक है, क्योंकि वो मुकाबला किससे उन्होंने किया है। उस समय जो आरएसएस का पूरा एक वो था जो घर के अंदर घुस घुस के आपको कहता था कि तबीयत ठीक है आपकी। मैं कट्टर कांग्रेसी वाले रोल में रहती थी उस समय, और मैं तो थी भी, हूँ अभी भी कायदे से कांग्रेस को समर्थक है। लेकिन उस समय आपके मेरे हमारे घर में जब मैं बीमार हुई तो हमारे घर में आरएसएस के लोग आए थे, आरएसएस मतलब बीजेपी के ही लोग आए थे, कि मोहल्ला वाले की आप बीमार थी, आपको कुछ दवाई की जरूरत है, कुछ भी चाहिए तो बताइएगा। मुझे पूछा गया, हमारे ऊपर जो बुजुर्ग अंकल आंटी रहते थे, मैं बुजुर्गों के उसमें नहीं कह रही अपने आप को, लेकिन वो आके पूछ के चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो माइंड मेकअप, और ये तीसरा माइंड मेकअप जब मुझे लग लगा कि यार क्यों आपको अगर चाहिए सुरक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, सीवर चाहिए। हाल फिलहाल तो मैं मतलब सीवर के जो उससे है वो बहुत भयंकर रूप से हम लोग परेशान हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। सीवर सबके लिए परेशानी का कारण है। जो आपके घर के अंदर की नाली इतनी गंदी है कि आप कभी भी वो पानी बैक होके आ जाता है। मैं तो ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, तो ग्राउंड फ्लोर वालों की ये समस्या हो जाती है। और सीवर को साफ करवाना, एमसीडी से फोन करवाना या फिर किसी भी पार्टी से फोन करवाना, वो मेरी कोशिश में बता रही हूँ बहुत मुश्किल काम है। तो इस समय जो मैं परेशान हूँ कि मेरे घर के सामने की सड़क जो अब बन गई है, पहले करीब 1.5-2 साल तक खुदी हुई थी। ऐसा हम लोग बहुत पहले देखते थे 93 में, या फिर उसमें देखा था दीपक अगर याद हो तो, कि सड़क नहीं बनती थी उस जमाने में। शीला दीक्षित के बाद तो हमको मालूम ही नहीं था कि सड़क कब बनती है, क्योंकि वो लगातार बनने लग गई थी। हमने दिल्ली को पूरा बदलते हुए देखा है। मतलब हम लोग साथ करते थे। याद है कि दिल्ली की जो पहले सड़कें होती थी वो तारकोल वाली सड़कें जिसपे एक बारिश पे पूरी सड़क खराब हो जाती थी, उससे लेकर कारपेट वाली सड़क, उससे लेकर ये वाले जो फ्लाईओवर्स है, से लेकर आपका जो चलती हुई सीढ़ियां हैं, ये सब मुझे याद है। मुझे कोई आके कहता था अरे आपके उसमें सीढ़ियां चलती हैं। एक आम आदमी के लिए सारी सुविधाएं किसने सोचा था? तो उस उसी सुविधाओं की वाली दिल्ली में यहाँ पे आके इन्होंने एक शोर मचाया कि ये सुविधा नहीं है। तो उस समय लोग जब हिले, उस समय जब लोग हिल गए कि भैया लोगों को उससे भी ज्यादा उम्मीदें लग गई, तो वहां पे चीजें बिगड़ने लग गई। और शीला दीक्षित वाली दिल्ली के बाद जो केजरीवाल वाली दिल्ली है, उसमें कितना वो हुआ। शीला दीक्षित ने यूनिवर्सिटीज बनाई, अस्पताल बनाए, पॉलीक्लिनिक वाकई वही मोहल्ला क्लिनिक में बदला था। इनफैक्ट पॉलीक्लिनिक्स आपके जितने थे वही मोहल्ला क्लिनिक में बदला। और आरडब्ल्यूए का जो पूरा वो सेटअप है, उन्होंने उसको चेंज कर दिया, उनको ज्यादा पैसा देना शुरू कर दिया। बदलाव क्या हुआ था दिल्ली में कि आरडब्ल्यूए का जो काम था, जो पहले बगीचे बाग बगीचे जो पहले वो देखते थे पीडब्ल्यूडी के जिम्मे थे, सब या आर्ट फिर जो ब्रिज, दिल्ली सरकार के जिम्मे थे, हाँ वो सब आरडब्ल्यूए भागीदारी के पास योजना, चले गए। मुझे नाम भी याद है, हाँ मतलब भागीदारी भागीदारी योजना। को खत्म किया है। हाँ खत्म करके इन्होंने नया काम ये किया कि आरडब्ल्यूए को वो कर दिया। तो पुलिस वाला भी आरडब्ल्यूए के पास आके एक बार पूछ लेता है कि सब ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो जो वो सिस्टम चेंज किया वो ये चेंज किया कि आरडब्ल्यूए को अगर आप एक बार वो बोले, उससे आरडब्ल्यूए भी मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास भी पैसा आने लग गया है, तो वो लालच भी आने लग गया है। तो आरडब्ल्यूए तो एकदम इंडिपेंडेंट वो रहते थे,
तो अब मतलब मतदाता के अनुसार मुझे लगता है कि भाई दिल्ली में कुछ तो बदलाव होना चाहिए, लेकिन अभी भी अंडर करंट मेरी काम वाली आके बोलती है कि दीदी मैं वोट तो झाड़ू को दूंगी। ठीक है, हमें चलिए। उस झाड़ू ने सुविधाएं दी हैं, ठीक है, उसको बिजली मिली है मुफ्त, उसको पानी मिला है मुफ्त, उसके पास पेंशन आई है, तो उसको सुविधाएं मिली हैं, वो उस सुविधाओं को देख रही है। तो हम और आप भले ही उस सुविधा को नहीं देख पाते, लेकिन जो मेजर वोट है दिल्ली का वोट कौन सा है? इस बार आपका उत्तरांचल वाला, अरे पूर्वांचल वाला वोट कुछ खास काम नहीं करेगा। या तो वो बनिया पंजाबी वाला वोट काम करेगा या फिर नीचे वाला वोट काम करेगा। ठीक है अपर्णा, जो हम आपका यही रुकते पूर्वांचल हैं। वाला वोट है वो, उस पे इस बार डेंट, मतलब दोनों में से, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रहा है किसी भी पार्टी के ठीक लिए ठीक अब। है, आज की चर्चा हम यही रोकते हैं, तीनों से बात कर रहे हैं। हम तीनों का बात करने का मतलब ये था कि हम 93, 98, 2003, 2008, 2013, 15, 20 सभी चुनाव को पर्सपेक्टिव के अंदर में रख सके, उसको समझा सके। लेकिन ये हमारी पहली और आखिरी बातचीत नहीं है, ये बातचीत हमारी लगातार जारी रहेगी। पोलिंग के दिन भी जारी रहेगी, साथ ही साथ ये जारी रहेगी इलेक्शन के दिन भी, और माफ कीजिएगा काउंटिंग के दिन भी, क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे दोनों अनुभवी लोग मुझे नहीं मिल सकते। हालांकि मेरा अभी भी ये मानना है कि दिल्ली ने हमेशा डिसिसिव मैंडेट दिया है 2013 को छोड़कर। तो मैं ये नहीं मानता कि किसी हंग की सिचुएशन में दिल्ली इस बार आएगी। या तो इस पार होगा या उस पार होगा, और इस पार और उस पार होने में मुझे भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं जो अभी के इक्वेशंस हैं, क्योंकि अभी मेट्राइज ने एक सर्वे दिया, वो दोनों को बराबर दिखा रहा है। मेट्राइज ने जो लेटेस्ट ट्रेंड कल शाम के दिए हैं उसके हिसाब से, रविवार के दिए हैं उसके हिसाब से, तो मैं इस बार वैसे ये देखिए कि कल तक आज तक जब तक मतलब वो रहा, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बदलाव होगा। लेकिन चाहे वो चुनाव को पढ़ने वाले लोग हैं, पत्रकार हो, दिल्ली का आम वो हो, अनलेस अनटिल वो किसी खास पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, तो वो भी थोड़ा एक कंफ्यूजन में है कि हाँ, इस बार क्योंकि क्योंकि पार्टी क्योंकि मतलब बिल्ली चुनाव के किस गले तरफ में जा रहा घंटी है। कौन बांधे ये समझ नहीं आ रहा है, हाँ, क्योंकि लगातार ओपिनियन, एग्जिट पोल, लोकसभा विधानसभा चुनाव में गलत हुए हैं, तो हर कोई बोलने से हिचक रहा है।